एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। टॉपिक सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स है। सीएसएस मेरा टारगेट होता है पाकिस्तान का स्टीम लेवल का एग्जामिनेशन है। और आज का जो टॉपिक है सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड नेचर ऑफ सोशल मोबिलिटी, इसके अलावा हम मोबिलिटी के डिटर्मिनेंट्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी को भी देखेंगे। वाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ इनएविटेबल फॉर अ सोसाइटी, ये भी हम देखेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट बना हुआ है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से बचा नहीं जा सकता माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो क्या ये सच है या ये गलत है? और अगर सच है तो ये इसकी क्या वजूहत हैं? एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। और इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि ये इस बात का तयन करते हैं, इस बात को तय करते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इनएविटेबल है, और अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अगर हो रही है तो वो पाकिस्तानी सोसाइटी में उसको कौन तय करता है या उसकी क्या वजूहत है, वो सारी की सारी हम इसके अंदर टॉपिक्स को देखेंगे। जनरल तौर पे भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल दरअसल सीएसएस के 2016 के पेपर में सोशोलॉजी के अंदर पूछा भी गया। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग से नौफल अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जो है वो ये बताता है कि वाई सोशल सर्टिफिकेशन इज़ इनएविटेबल फॉर अ सोसाइटी। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से आखिर एग्जामिनर ने लिया है? तो पहली बात ये कि ये सोशोलॉजी के अंदर फंक्शनलिस्ट का जो है ये पर्सपेक्टिव है, क्योंकि सोशोलॉजी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। इवन ये कि आपके सोशोलॉजी का जो सीएसएस का सिलेबस है उसमें भी आपको बहुत सारे थ्योरीज़ पढ़ने को दी गई हैं, जिसमें फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है और डिफरेंट दूसरी थ्योरीज़ हैं। तो यहाँ पे दरअसल ये फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि इस ग्रुप ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको हम फंक्शनलिस्ट कहते हैं। वो ये कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इनएविटेबल है, यानी कि ये इससे आप बच नहीं सकते, यानी कि ये यूनिवर्सल है। आप समझे, ये यूनिवर्सल है, नेसेसरी है तो और इनएविटेबल है, यानी कि तीनों चीज़ें एक दूसरे की एक लिहाज से साइनोनिमस हो गए हैं कि ये यूनिवर्सल है, ये नेसेसरी है और इनएविटेबल। ये कौन कहते हैं? फंक्शनलिस्ट कहते हैं। ठीक है जी। और अगर आपको याद नहीं आ रहा कि फंक्शनलिस्ट में कौन कौन से सोशोलॉजिस्ट हैं, बड़े नाम कौन से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। इमाम दुलखैम है, टलकट पैरसन है, रॉबर्ट मैटन है और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज़ के साथ साथ क्या कहती है उसको भी देख लेते हैं कि मार्क्सिस्ट व्यूज़ क्या हैं, क्योंकि सोशलॉजी के अंदर जो मार्क्सिस्ट व्यूज़ हैं उनको हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो स्ट्रैटिफिकेशन मे बी यूनिवर्सल विदाउट बीइंग नेसेसरी एंड इनएविटेबल, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर भी इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि स्ट्रैटिफिकेशन यूनिवर्सल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं कि इससे बचा नहीं जा सकता, इससे बचा जा सकता है, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन से बचा जा सकता है, यानी कि ये यूनिवर्सल है। यानी कि इस बात को माना जा रहा है। कार्ल मार्क्स के जो फॉलोअर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के मानने वाले, वो कहते हैं कि जी हाँ स्ट्रैटिफिकेशन यूनिवर्सल है। चलें इसी लम्हे में आपको स्ट्रैटिफिकेशन भी बता दूंगा। स्ट्रैटिफिकेशन है क्या? देखिए, सोशोलॉजी क्या है? सोशोलॉजी दरअसल माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मौजूद डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडी है कि उन ग्रुप्स के अंदर कैसे चेंज आ रही है। 1955 में वो ग्रुप जो कि किसी शहर में रहता था या किसी बस्ती में रहता था, आज 2021 में 1955 के मुकाबले में उसमें क्या तब्दीलियां आ गई। ये तब्दीलियां जो है इन ऑब्जर्वेशंस को जो है वो देखते हुए सोशोलॉजिस्ट जो है कुछ अंदाजे लगाता है। या ये भी हो सकता है कि वो जो ग्रुप जो 1955 में रहता था, आज वो एक ग्रुप नहीं है बल्कि वो 4 ग्रुप्स में तब्दील हो चुका है 2021 में। तो ये जो एक ग्रुप से 4 ग्रुप हुए हैं, ये उसकी स्ट्रेटिफिकेशन है। स्ट्रेटा वैसे भी ग्रुप को कहते हैं और स्ट्रेटिफिकेशन ग्रुप बंदी को कहते हैं। ग्रुप से, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप बनना स्ट्रेटिफिकेशन। और सोशोलॉजिस्ट का मानना ये है कि माशरे के अंदर जो सोसाइटी के अंदर चेंज है वो आ ही इसी तरह से रही है कि डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं। और यही तो वो स्टेटमेंट है जो कि एग्जामिनर बना रहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ इनएविटेबल, यानी कि इससे बचा नहीं जा सकता। माशरे के अंदर ग्रोहबंदी होगी, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई जो है वो उर्दू बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा। तो यानी कि डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशंस होना लाजमी है। स्ट्रेटिफिकेशन के बगैर माशरा आगे नहीं बढ़ता। ये फंक्शनलिस्ट कहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले भी कहते हैं कि हाँ ऐसा है,
स्ट्रेटिफिकेशन यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का एक और मतलब ये है कि ये हर जगह है, अमेरिका में भी है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, तो ये यूनिवर्सल है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले कहते हैं कि इससे बचा जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और ये आप जानते हैं कार्ल मार्क्स के है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। और अब देख लेते हैं कि वाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ यूनिवर्सल। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है बेसिकली, कि वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी इज़ यूनिवर्सल, यानी कि मसावात नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा होना मुमकिन ही नहीं है। कि आप ये कहें कि मकान नंबर 1 के पास भी जो है वो एक ही गाड़ी है और एक ही 1 लाख रुपए ही है, मकान नंबर 2 जो है उसके अंदर भी एक ही गाड़ी है, 1 लाख रुपए ही है उसके पास भी, मकान नंबर 3 के पास भी एक ही गाड़ी है और उसके पास भी 1 लाख रुपए ही है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, इक्वालिटी मुमकिन नहीं है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी मस्ट मेक श्योर सर्टेन पोजीशंस आर टू बी फिल्ड, और इसी वजह से सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है, और सोसाइटी के अंदर ऐसा होना ज़रूरी है कि पोजीशंस होती हैं। यानी कि अगर एक लेट सपोज मैं आपको समझाना चाहूँ, तो अगर एक फैक्ट्री है तो उसके अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एमडी होगा, और उसी फैक्ट्री के अंदर एक चौकीदार भी होगा। तो चौकीदार की पोजीशन चौकीदार ही फिल करेगा, और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर ही करेगा। अच्छा, चौकीदार की पोस्ट भी उतनी ही इज्जत काबिल एहतराम है जितनी कि मैनेजिंग डायरेक्टर की है। लेकिन सोसाइटी के अंदर इस चीज़ से को झुटलाया नहीं जा सकता कि मैनेजिंग डायरेक्टर की को ज़्यादा लोग ताज़ीम देते हैं, इज्जत देते हैं बनिस्बत एक चौकीदार के। तो यही वो ये कह रहा है कि सम पोजीशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, यानी कि कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो कि माशरे के अंदर ज़्यादा अहम समझी जाती हैं बनिस्बत दूसरे के। मिसाल के तौर पे किसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे एक आम आदमी ही वज़ीर आज़म बन जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी था जिसका नाम था इमरान खान, वो एक क्रिकेट की टीम को ज्वाइन करता है, वहाँ से वो कैप्टन बनता है, कैप्टन बनने के बाद जो है वर्ल्ड कप जीतता है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो पॉपुलर होता है, पॉपुलर होने के बाद जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, कैंसर हॉस्पिटल बनाता है और मकबूल होता है। एक दिन आता है वज़ीर आज़म बन जाता है, एक दिन आएगा वज़ीर आज़म के पोजीशन से हट जाएगा, फिर दोबारा आम आदमी बन जाएगा। लेकिन जो पोजीशन उसने एक्वायर की वो इम्पॉर्टेंट है, और उस इम्पॉर्टेंट होने की वजह से उसको इज्जत मिलेगी। हो सकता है कि इतनी इज्जत एक आम आदमी को ना मिले जो कि एक फैक्ट्री के अंदर क्लर्क है, उसकी भी उतनी इज्जत है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की इज्जत है वही एक किसी फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए क्लर्क की भी है। लेकिन उसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, वज़ीर आज़म की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, और क्लर्क की पोजीशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्लर्क कोई भी बन सकता है, यानी क्लर्क की पोजीशन को कोई भी फुलफिल कर सकता है, लेकिन वज़ीर आज़म की पोजीशन को हर कोई फुलफिल नहीं कर सकता। तो कुछ पोजीशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, और इस वजह से तो इस तरह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ठीक है जी, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। अब देखिए, सोशल मोबिलिटी दरअसल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की ही इब्तिदा है, यानी कि सोशल मोबिलिटी के ज़रिए से ही तो जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट होती है माशरे के अंदर। देखें, सोशल मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी को आप जानते हैं आपकी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन भी दरअसल मोबिलिटी और मोबाइल एक ही लफ्ज़ है अंग्रेज़ी के अंदर। मोबाइल का मकसद यानी गर्दिश में, कहीं पे भी आप ले जाएं उसको। पुलिस की मोबाइल आती है तो ये क्या है, वो मोबाइल उसका नाम नहीं है, मोबाइल उसका नाम तो डॉटसन, वो गाड़ी का नाम तो डॉटसन है, टोयोटा करोला है या टोयोटा है, लेकिन जो उसका फंक्शन है वो मोबाइल है, या वो घूमती फिरती है, इसलिए मोबाइल कहलाती है। इसी तरह से सोशल मोबिलिटी भी दरअसल घूमने फिरने का नाम है, गर्दिश का नाम है, तब्दीली का नाम है, इधर उधर होने का नाम है, इधर उधर होने का नाम है। तो देख लेते हैं, द टर्म सोशल मोबिलिटी इज़ रेफर्स टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और इसी स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर जो है वो होता क्या है कि ये पोजीशंस जो चेंज होती हैं इसकी वजह से सोशल मोबिलिटी होती है, और सोशल मोबिलिटी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लीड कर जाती है। और याद रखिए कि व्हेन पीपल इम्प्रूव और डिमिनिश देयर इकोनॉमिक स्टेटस इन अ वे दैट इफेक्ट सोशल क्लास, दे एक्सपीरियंस सोशल मोबिलिटी, यानी कि लोगों की जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो दरअसल या तो डिमिनिश होता है या इम्प्रूव होता है, यानी कि बेहतर होता है या घट जाता है। यानी कि एक आदमी जो है वो पहले एक दो गाड़ियां थी उसके पास, अब एक गाड़ी हो गई तो उसकी इकोनॉमिक स्टेटस डिमिनिश हुआ है। लेकिन एक आदमी है जिसके पास पहले मोटरसाइकिल थी, अब वो कार चला रहा है, तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हुआ है। तो ये सोशल मोबिलिटी की तरफ आप देखते हैं कि वो जा रहा है। Social mobility can be understood and also can be divided into 3 main categories. Even ये कि 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे चौथी भी एक कैटेगरी एक्स्ट्रा दी है, उसको भी हम देखेंगे। तो चलें देखते हैं।
सोशल मोबिलिटी किस तरीके से डिवाइड हो रही है? पहली चीज़ वर्टिकल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी यानी कि वही बात कि इधर उधर हो रही है, माशरे के अंदर इधर उधर हो रही है, उठा पटक हो रही है, तो वो किस तरह से हो रही है? वर्टिकल मोबिलिटी हो रही है। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे, यानी कि अगर आप हाथ से, अगर अपने हाथ हाथ को आसमान और ज़मीन की तरफ ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये वर्टिकल कहलाता है, वर्टिकल मोबिलिटी। ठीक है जी, ये वाली ये वर्टिकल मोबिलिटी है। तो अभी वर्टिकल मोबिलिटी यानी कि अपवर्ड मोबिलिटी होगी और डाउनवर्ड मोबिलिटी होगी। जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमिक स्टेटस अगर आपका ऊपर जा रहा है तो ये अपवर्ड मोबिलिटी है, अगर आपका स्टेटस जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड मोबिलिटी है। तो अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप डिमिनिश हो रही है आपकी इकोनॉमिक स्टेटस तो आप जो है वो डाउनवर्ड मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो द नेचर ऑफ सोशल मोबिलिटी टू चेंज इन द स्टेटस ऑफ सोशल क्लास। तो यही जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो सोशल मोबिलिटी है, लफ्ज़ सोशल मोबिलिटी है, इसकी नेचर क्या है, तो सोशल मोबिलिटी की नेचर जो है वो ये है कि वो जो है वो स्टेटस जो है वो क्लासेस जो है वो चेंज होती हैं। और यही वो कह रहा है कि एंड दिस इज़ आल्सो द नेचर ऑफ सोशल मोबिलिटी। क्या है नेचर? व्हेन पीपल इम्प्रूव और डैमिनिश इकोनॉमिक स्टेटस, तो ये सोशल मोबिलिटी की नेचर भी है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी दरअसल व्हेन पीपल ओनली चेंज वन पोजीशन टू अनदर विद इन द सेम इकोनॉमिक फ्रेम। देखिए, लेट सपोज कि एक डॉक्टर है, पहले वो एक छोटे अस्पताल के अंदर था और अब वो उसने उस अस्पताल को छोड़ के एक बहुत बड़े इदारे को ज्वाइन कर लिया और वो है डॉक्टर ही। लेकिन क्या है कि पहले उसके उसको उसको मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन अब जिस जिस हॉस्पिटल में या किसी बड़े इदारे को उसने ज्वाइन किया है, वहाँ पे उसको गाड़ी, ड्राइवर और बंगला भी दिया हुआ है और जो है उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। तो उसने असल में तो मोबिलिटी की है, सोशली तौर पे वो मोबाइल हुआ है, उसके अंदर इधर उधर हुआ है उसका स्टेटस, लेकिन है वो डॉक्टर ही। उसका स्टेटस नहीं बदला है, वो कोई मुल्क का जो है वो सदर नहीं बन गया है, या कोई मुल्क का बादशाह नहीं बन गया है, या कोई किसी कंपनी का जो है वो मालिक नहीं बन गया है, या किसी हॉस्पिटल का मालिक नहीं बन गया। बना वो डॉक्टर ही है उसी हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उसका उसका स्टेटस जो है वो उस अपनी फ्रेम में जो है वो चेंज हो गया। तो इसको हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। तीसरी, लेटरल मोबिलिटी। लेटरल मोबिलिटी दरअसल फिजिकल मोबिलिटी है। फिजिकल मोबिलिटी का मतलब ये है कि आप पहले जो है वो हैदराबाद में रहते थे, आप कराची चले गए, ठीक है जी, तो आपका स्टेटस तो चेंज हुआ है, लेकिन स्टेटस फिजिकली आपका एड्रेस चेंज हुआ है, आप उसी फ्रेम में हैं और आपने जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज किया, फिजिकल, तो ये लेटरल मोबिलिटी है। इसके अलावा एक और मोबिलिटी इंटरजनरेशनल मोबिलिटी है। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी को आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप लेट सपोज कि आपके फादर जो हैं वो, लेट सपोज मैं आपको क्यों कहूँ, किसी और को कहता हूँ कि एक लेट सपोज कि किसी के फादर जो हैं वो ड्राइवर थे गाड़ी के, और उसका बाप यानी कि ड्राइवर था, और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो किसी कंपनी का मालिक बन जाता है, उसके उसके पास 4 ड्राइवर होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इंटरजनरेशनल मोबिलिटी हो गई। और एक एक प्लम्बर का लड़का जो है वो आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर तो ये देखा गया है कि वो प्लम्बर ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मोबिलिटी है, जिससे कि आप पूरे के पूरे माशरे को इमीडिएटली देख सकते हैं। आप किसी भी माशरे के अंदर, हो सकता है वर्टिकल मोबिलिटी आपको इतनी आसानी से नज़र ना आए, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी नज़र ना आए, लेटरल मोबिलिटी आपको बहुत मतलब उसमें करनी पड़े, मुश्किलात देखनी पड़े कि भाई कौन कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, कहाँ रहता था पहले। लेकिन इंटरजनरेशनल मोबिलिटी आपको बहुत आसानी से नज़र आएगी। और यही वो चीज़ है जहाँ से कि आप सबसे ज़्यादा लोगों को नापते हैं, सोसाइटी को नापते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। एक मज़दूर का बेटा मज़दूरी बन रहा है, या आगे जा रहा है क्लर्क बन रहा है, या वो कंपनी का मालिक बन रहा है, तो ये इंटरजनरेशनल मोबिलिटी होगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली, ये मैंने एक डॉन अखबार है उसी की एक लाइन को यहाँ पे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना दिया इस डायलॉग को। वो क्या कहता है, राइटर कहता है, सोशल मोबिलिटी अक्रॉस जनरेशंस इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन पाकिस्तान। यानी कि सोशल मोबिलिटी हमारी जनरेशन्स के अंदर तकरीबन ना होने के बराबर है। वही जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, जैसे 1990 में थे वैसी 2010 के अंदर है, वैसी 2020 में। कोई तब्दीली नहीं आ रही सर, किसी किस्म की इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का चेंज ही नहीं हो रहा। वही 20,000 रुपये कमा रहे थे, अब वो 20,000 रुपये नहीं कमा रहे तो 25 कमा रहे, लेकिन महंगाई इतनी हो गई कि वो 25,000 भी 20,000 से कम पड़ गए। वो जो क्लर्क का बेटा था वो बेचारा क्लर्क ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि कोई स्टेटस में चेंज नहीं आ रहा, कोई सोशल मोबिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही
किसी किस्म की, देखें ना, सोशल मोबिलिटी से पैसा ही नहीं है। सोशल मोबिलिटी ये भी है कि आपने जो है वो ग्रेजुएशन कर रखी थी, आपके बेटे ने मास्टर्स कर लिया, ठीक है जी, आप इंटर पास थे, आपका बेटा जो है वो मास्टर्स 16 जमातें पास हो गया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी तो मोबिलिटी है। यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ यानी कि राइटर इस वक्त ये रोना रो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मोबिलिटी आलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। यानी कि जाहिर से मेजॉरिटी को देखा जाता है, ऐसा नहीं कि सोशल मोबिलिटी नहीं होगी, होगी ज़रूर, लेकिन मेजॉरिटी से वो लेके इसने ये एक स्टेटमेंट बनाया। और क्योंकि सब मैंने जो सवाल आपको इब्तिदा में प्रेजेंटेशन के दिया था उसमें ये भी था कि पाकिस्तान के अंदर हम सोशल मोबिलिटी को देखेंगे, तो वो आपके सामने मैंने इस जुमले के अंदर डाल दिया है। अब डिटर्मिनेंट फैक्टर्स और देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द पाकिस्तान सोसाइटी कौन कौन सी हैं। तो आप जानते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस पिछले कई दहाइयों से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स होते हैं, नवाज शरीफ साहब के वज़ीर ख़जाना नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते हैं, इमरान खान के साहब के वज़ीर ख़जाना जो है वो इमरान खान साहब की तारीफ़ करते हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो कोई अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आम आदमी के स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उस बेचारे को वही उसके हालात हैं, वो उसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। वही जो महीना की 30 तारीख आती है तो उसकी जेब खाली होती है, पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है, 20 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, अगले 10 दिन बस वो ऐसे ही गुजार रहा होता है। तो इकनॉमिक कंडीशन एक आम आदमी की चेंज नहीं हो रही, मेजॉरिटी की चेंज नहीं हो रही, किसी एक ख़ास तबके की हो रही तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेजॉरिटी की इकनॉमिक चेंजेस नहीं आ रही हैं। और इसी वक्त हम देख रहे हैं सोशल मोबिलिटी अक्रॉस द जनरेशन, ठीक है जी। चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही जिससे कि एक आम आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, या कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ख़ानदान अपनी फैमिली को के उस स्टेटस को चेंज कर सके। जो तीसरा फैक्टर पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसकी मुनासबत से स्टेट जो है वो इंतज़ामात करने में नाकाम है। मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही, मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड्स नहीं है। एजुकेशन तो एजुकेशन है, आप जानते हैं कि एजुकेशन का पाकिस्तान में क्या हाल है। पाकिस्तान अपने बजट का 3% भी एजुकेशन पे नहीं लगा पाता। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी भी अब तक एक यूनिफाइड नहीं हो सका। एक कौम के तौर पे पाकिस्तान अब तक उभरने में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। मैं नाकाम का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्ट्रगल कर रहा है वो, ठीक है जी। पॉलिटिकल फैक्टर्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकली डी स्टेबलाइजेशन रही है, उसमें टेररिज्म भी है और भी अदर फैक्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल ये भी एक फैक्टर है। सो आई होप कि आपके लिए ये प्रेजेंटेशन बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।